Hello everyone, welcome to Prep IAS. I'm Rajni Jha and today is our first class on NCERT class 11th polity. As I promised कि हमारी polity की classes definitely होंगी. In fact, we'll cover all the NCERTs on Prep IAS. ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको थोड़ा पॉलिटी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हम एनसीईआरटी से स्टिक होके रहेंगे। मैं चाहती तो आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ा सकती थी, बट फिर वो लक्ष्मीकांत का कोर्स हो जाएगा, वो एनसीईआरटी का कोर्स नहीं रहेगा, राइट। तो हम एनसीईआरटी से स्टिक होके रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, ठीक है, आप जब एनसीईआरटी की अपनी किताब खोलोगे ना, तो उसके अंदर आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर वो मैं बता देती हूँ आपको। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो बेसिकली बुक का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। ये बुक जो है दैट इज वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उसमें, वो काम कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करता है सोसाइटी के लिए। उसके बाद पावर किस हिसाब से वो प्रोवाइड करता है सोसाइटी के अंदर। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये सारी कुछ चीजें कवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, देन सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, सोसाइटी के लिए क्या करता है ये, देन एलोकेशन ऑफ पावर, कि किस हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैलेंस्ड है या नहीं है, किसी की मोनोपोली तो नहीं है। और लास्ट की इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। द चैप्टर इज गोना टेक अ वाइल। ऐसा नहीं है कि चैप्टर अभी मैं शुरू करूंगी और आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है इस चैप्टर के अंदर वो है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, और हमारे डेली एग्जिस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं रोल आता है कि नहीं आता है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और जिनका समाधान आपको बेसिकली इस चैप्टर में मिलेगा। तो आपको फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अब ये है क्या, अब सोच के देखो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उस ग्रुप के मेंबर हैं, ओके। और उस ग्रुप में आगे आप देखोगे तो जो मेंबर्स हैं वो काफी डाइवर्स हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो अलग अलग रिलीजन से हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिलीजन में बिलीव भी नहीं करते, वो लोग भी है। ठीक है, सबका अलग अलग प्रोफेशन है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, हॉबीज अलग है, टेस्ट अलग है, हर चीज में, चाहे वो बुक में हो, खाने में हो, या कपड़ा कपड़ा पहनने में हो। ठीक है, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड है। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इस ग्रुप में। तो आप खुद सोच के मुझे बताओ, जब इतनी डाइवर्सिटी होगी ग्रुप में, तो झगड़ा होने का चांस है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है कि नहीं है। डेफिनेटली है ना। आप देखो झगड़ा कहाँ होता है, जहां पे, जैसे आपने सुना होगा ना, मतभेद मतलब आपका जहां पे किसी एक पॉइंट पे आप आके अग्री ना करते हो, अलग अलग बिलीव्स हो, तो वहां झगड़ा होने का चांस होता है। तो मतलब ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कि कितनी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। कुछ रिलीजन वाले मानेंगे कि नहीं, हमें तो भेजने की जरूरत नहीं है, और हमारे रिलीजन के हिसाब से सिर्फ अगर वो, नाउ लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट हिंदू, तो अगर वो सिर्फ वेद पढ़ ले तो उतना काफी है, उसके लिए बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन बच्चे की हेल्थ, बच्चे की हित के लिए ये जरूरी है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो आ, मतलब ये ग्रुप कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों में कितना स्पेंड करता है, कितना टाइम अलॉट करता है, कितना मनी अलॉट करता है, क्या कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी होती है उतनी ज्यादा आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं।
ठीक है। तो ये साथ में रहेंगे कैसे शांति से? ये शांति से साथ में तब रहेंगे जब ये कुछ एक बेसिक रूल्स पे अग्री कर जाए कि देखो भाई, अगर ये मेरा घर है तो आप मेरे घर में आके तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बेसिक रूल हो गया। या मैं आपके घर में जाके तोड़फोड़ नहीं करूंगा, ये एक बेसिक रूल हो गया। तो हम शांति से पीसफुली कोऑर्डिनेशन के साथ तब रह पाएंगे जब हम कुछ बेसिक रूल्स पे अग्री करेंगे, राइट? ये तो एक ग्रुप की बात थी। अब पूरी इंडिया के बारे में सोचो। पूरी इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हम जानते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते तो रहते हैं, बट इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, डिफरेंट कल्चर इज देयर, ट्रेडिशंस आर देयर, क्लोथिंग पैटर्न डिफरेंट है, सबका टेस्ट डिफरेंट है, सबका रिलीजन डिफरेंट है, सबके बिलीव्स डिफरेंट है। तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट होना आम सी बात है। तो अगर हम एक बेसिक कुछ कुछ बेसिक रूल्स पे अग्री कर जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा और हम शांति से फिर भी थोड़ा बहुत रह पाएंगे। आपको बेसिकली कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सिर्फ रूल्स बना दिए, जनरल रूल्स बना दिए और बता दिया, नहीं। इनको एनफोर्सेबल होना पड़ेगा। एनफोर्सेबल क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि मान लो मैंने कह दिया कि आप मेरे इलाके में आके झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं अगर फिर भी आके झगड़ा कर लूं तो, मैं अगर आपका घर तोड़ दूं तो कुछ कर लोगे? यस। अभी तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अभी वो लॉ के अगेंस्ट है। तो हमने क्या कर दिया, उसको एनफोर्सेबल कर दिया। हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए और उनको एनफोर्सेबल कर दिया कि भाई अगर तुमने वो रूल्स तोड़े तो मैं कोर्ट में जाऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा और पुलिस मेरी मदद करेगी, कोर्ट मेरी मदद करेगी, और ये तुम जानते हो। ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस डर से लोग वो बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। ये बहुत एक बेसिक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला काम होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है, वो क्या है? कि कुछ बेसिक रूल्स सेट किए जाएं जो जिससे सोसाइटी के अंदर, मेंबर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर आते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो कुछ एक बॉडी है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, जिसके हिसाब से एक आपको प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और आपकी जो गवर्नमेंट है उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। तो जब हम पावर की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल रूल्स क्या है, या फिर इनको हम फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, या कौन डिसाइड करेगा किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि लॉ कौन, मतलब लॉ कैसा होना चाहिए। ठीक है, कहीं वो किसी को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें, तो किसके हाथ में कितनी पावर है ये भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन होता है ये स्पेसिफाई करना कि किसके पास कितनी पावर है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, है ना? तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट के हाथ में कितनी पावर होनी चाहिए, किसके हाथ में, लोगों के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट मोनार्की। अगर हम मोनार्की की बात करें, मोनार्की क्या होता है? जैसा इंग्लैंड में है, ठीक है, कि क्वीन है, राइट? तो मोनार्की में क्या होगा, किंग या क्वीन होगा हमेशा, जो राजा या रानी बनेगा, है ना, जो आपका गवर्नमेंट है बेसिकली। तो अब हम तो उन्हें इलेक्ट नहीं कर रहे, तो वो अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। उनके पास ज्यादा पावर आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। हमसे तो ज्यादा, डेमोक्रेसी से तो ज्यादा पावर होगी ही होगी। तो इस तरीके से कितनी पावर, किस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, सोसाइटी में लोगों के पास कितनी पावर है, कितना पावर किसको स्पेसिफाई, एलोकेट किया जाएगा, ये स्पेसिफाई करने का भी काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन है। ठीक है, दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप, डिसीजन हमारे लिए कौन बनाएगा, किसके पास पावर है, वो पावर कैसे आई है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये सारा सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। अब आपने गवर्नमेंट को पावर दी है तो लिमिटेशन रखना भी तो जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है लिमिटेशंस? खुद सोच के देखो, अगर आपने सिर्फ पावर दे दी तो गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी? अपनी मनमर्जी नहीं करने लग जाएगी, टायरनी नहीं हो जाएगा? अगर आप सिर्फ पावर उन्हें दे देते हो तो वो तो कुछ भी रूल्स बना सकते हैं, है ना? तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिट सेट करने की जरूरत है, राइट? कुछ लिमिट सेट करने की जरूरत है कि कहीं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करके सिटीजन्स के ऊपर अपनी पावर जबरदस्ती इंपोज ना करने लग जाए। इसीलिए
ये लिमिट्स दी जाती है गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट उन्हें ट्रेसपास नहीं कर सकता, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जैसे क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है। इस तरीके से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, और इसको गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती है। गवर्नमेंट की लिमिट है कि आप हमारी फंडामेंटल राइट को नहीं ब्रेक कर सकते या इन्फ्रिंज कर सकते। कुछ और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर हैं, ठीक है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इन जनरल आप मुझसे मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते। अगर आप कोशिश भी करते हो तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, और सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, आपके उस पर्टिकुलर लॉ को। तो ये लिमिट देने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कि गवर्नमेंट के ऊपर कितनी लिमिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट किस हद तक काम कर सकती है, कितने रूल्स बना सकती है, ये भी काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर पावर की, सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल्स। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को डिसीजन मेकिंग पावर और गवर्नमेंट को लिमिट करने तक ही सेट कर लिया, राइट। अब की सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इस सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सोसाइटी को गोल देने का भी काम करता है, या सोसाइटी के लिए एस्पिरेशंस भी सेट करता है। ठीक है, जैसे कि कैसे कैसे सेट करता है, सिंपल सी बात देखो, कि आप उन्होंने हम जैसे इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, राइट। और अगर इनइक्वालिटी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो पिछड़ा रह गया है वर्ग समाज का, उसको भी आगे लाया जा सके, राइट। उसके अलावा जैसे कि अब सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स आते रहते हैं, सोसाइटी में बहुत पहले से ट्रेडिशंस चलते रहते हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को गोल भी देता है और एस्पिरेशन भी देता है, ताकि सोसाइटी जस्ट हो सके, मतलब सोसाइटी में जस्टिस रह सके। यानी कि एग्जाम्पल इसका फाइनेस्ट क्या होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जस्ट सोसाइटी नहीं होगी, यानी कि वो सोसाइटी एक जस्टिफाइड सोसाइटी या फिर एक सही सोसाइटी नहीं होगी, जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। तो हमने क्या किया, सोसाइटी को गोल भी दिया कि हमें एक जस्ट सोसाइटी बनानी है। ठीक है, हमें सोसाइटी में जस्टिस लेके आना है। सो वी ऑल्सो प्रोवाइडेड विद गोल और एस्पिरेशन। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है कि सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सके, ताकि एक जस्ट सोसाइटी जहां पे सब बराबरी से, इक्वल रिस्पेक्ट से रह सके, डिग्निटी से रह सके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। व्हाट डज दैट मीन, it is a fundamental identity of the people. It is a fundamental identity of the people. What does that mean? सोच के देखिए इसका क्या मतलब होगा। What would it mean? फंडामेंटल आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि इंडिया में लोग क्या फॉलो करते हैं, लोग किस हिसाब से रहेंगे, उनके नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, ये हमारे लिए कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो इंडिया में मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये आइडेंटिटी हुई पीपल की। ये कौन सेट कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट कर रहा है। लोगों को एज अ कलेक्टिव एंटिटी कौन दिखा रहा है, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, कि सभी लोगों के पास ये पावर है, सभी लोगों के पास ये लिमिटेशंस है, सभी लोगों को ये करना है, राइट। तो इस तरीके से कि किस हिसाब से बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए, और किस नॉर्म्स पे उनको, जो लोग हैं उनको गवर्न करना है, और उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देनी है। ये क्या है, ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो वो क्या करेगा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी देगा।
मैंने कुछ लॉज वगैरह बना दिए, कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल बना दिए, तो उससे हमें क्या मिल गया? पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई। उसके अलावा आप देखोगे कि अभी हमने गोल्स एंड एस्पिरेशंस की बात की थी, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को गोल्स, एस्पिरेशंस और फ्रीडम प्रोवाइड करता है, साथ ही उनको लिमिट भी करता है। तो ये क्या कर रहा है? लोगों को एक तरीके से मॉरल आइडेंटिटी भी दे रहा है। क्या दे रहा है? मॉरल आइडेंटिटी, कि मतलब आपको इस हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है, और इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। जो कुछ कुनीतियां हैं या फिर आप कहो कि समाज की कुछ बेकार की नॉर्म्स हैं, उनको आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद आपके कुछ गोल्स हैं, आपको सोसाइटी में जस्टिस लाना है, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास लिमिटेशंस भी हैं कि आप किसी और के फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, राइट? तो ये हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फंडामेंटल आइडेंटिटी है लोगों की। अब हम बात करें अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, ओके, फंडामेंटल आइडेंटिटी था इधर, ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए अगर, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स है। रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। काम क्या है इसका? ड्यूटीज, पावर और फंक्शन डिफाइन करना, इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का, ताकि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, स्टेट और लोगों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप बन के रह सके और सब शांति से रह सके। अब यहाँ जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी, रिटन एंड अनरिटन। व्हाट इज दैट? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो प्रॉपर रिटन है, कि आपके पास एक बुकलेट है, भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सारे रूल्स एकदम डिटेल में, सारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज सब डिटेल में मेंशन्ड है, डीपीएसपी सब कुछ मेंशन्ड है। एक होता है अनरिटन, कहीं लिखा नहीं हुआ है, कन्वेंशन कन्वेंशन जो चलता आ रहा है उसके बेसिस पे फॉलो किया जा रहा है। जैसे हम अगर हम बात करें यूएस की, या अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटेन, तो ब्रिटिश की बात करते हैं, तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कन्वेंशन के बेसिस पे चलता आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये तो हमने जान लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकती हूँ, तो कौन सा आर्टिकल है जो ये इंश्योर करता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं करेगा, मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं करेगा? ये कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? अच्छा, बिफोर दैट ऑल्सो, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये बहुत बेसिक क्लासेस में क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आई डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। चलिए, तो हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आता कैसे है। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हिसाब है। हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे थोड़ी देर में, पर पहले हम दूसरी कंट्रीज का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है तो इंडिया तो आता ही है, उसमें साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और हमने देखा है कि बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट्स के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है ना? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? हमने देखा पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हुआ। दैट वाज द आफ्टरमाथ। उससे पहले हम क्या कोशिश कर रहे थे? नेशनल मूवमेंट चल रहे थे बहुत सारे, हम ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट। तो हमने देखा कि जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं वो किसी न किसी नेशनल मूवमेंट के बाद बने हैं। जैसे अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, एक तरीके से ये मान लो कि उस टाइम के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे ये। ऑल्दो आप नहीं बोलोगे कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे, नहीं, ये पूरी तरीके से आप नहीं बोलोगे, इसीलिए इसका उन्होंने मतलब ये क्रिटिसिज्म में भी बोला जाता है कि आप बोलते हो कि आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हो, पर लोगों ने तो आपको इलेक्ट करा नहीं,
कंप्लीटली आप लोगों से तो इलेक्ट हुए नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के एंड आपने लोगों के हित में बनाया होगा, है ना? तो ये भी बाद में क्रिटिसिज्म आता है जो हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में इसको कवर कर दिया था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है। और आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर अ, मतलब आप जैसे प्रियम्बल भी पढ़ते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिली है, लोगों से पावर मिली है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से शुरुआत होती है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके उसको पावर कहाँ से मिली है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, हम खुद ही हैं, लोग हैं। और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी लेजिटिमेसी भी है। ठीक है, इसलिए इसको हम मानते भी हैं क्योंकि वो हमने ही बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, तो हमारे बारे में सोच के बनाया है। अब जैसे इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शुरुआत की थी, कौन सी सिटिंग हुई थी, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट इट। तो ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सक्सेसफुल अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप कैसे कहोगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है? वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, ये आप इस बात से कह सकते हो कि सोसाइटी में वो लोगों को आ, उनके हिसाब से प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर इंस्टेंस, अगर मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो मेजोरिटी है उसके पास पावर आ गई और माइनॉरिटी जो है सोसाइटी में वो सप्रेस हो रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं है। मतलब आप सबको बराबरी से साथ में लेके आके एक इगैलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक जस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज अ प्रूफ कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशन है या सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम बात कर रहे थे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिजाइन की, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, वही यहाँ पर वही बात है कि किसी के एक के पास मोनोपोली तो नहीं है। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब कि पावर, जनरली क्या होता है ना, जब भी पावर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो सोसाइटी का कुछ हिस्सा, एलीट हिस्सा आप कह सकते हैं, या कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करता है और अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। किसी के पास भी मोनोपोली नहीं है पावर की, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके पास पूरी पावर आ जाए और वो दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करे। जैसे कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा जुडिशरी। थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हम बोलते हैं ना। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी ये चेक करती है कि ये जो लॉ बनाए गए हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ये कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक के पास पूरी पावर आ जाए। जुडिशरी हमेशा चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास रहती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया जो फेयर इलेक्शंस देखेगी कि भाई गवर्नमेंट कोई ऐसी ना आ जाए जिसके पास सारी पावर आ जाए या कुछ गलत तरीके से वो आई हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं, इंडिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें, ये सारे ऑर्गन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं कि किसी के एक हाथ में, किसी के हाथ में मतलब बहुत ज्यादा पावर ना चली जाए। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और यही प्रूव करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफी ज्यादा, इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल तो है। उसके बाद आप देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बहुत अच्छी चीज है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो रिटन, एक अनरिटन होता है। ऐसे ही दो टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिजिड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। एक होता है रिजिड एंड दूसरा होता है फ्लेक्सिबल।
अब क्या डिफरेंस है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर? अब नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको कि देखिए, अगर बहुत रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चेंजेस करना, इतना आसान नहीं है, हालत खराब हो जाएगी। फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत इजीली आप चेंजेस कर सकते हो। अगर बहुत रिजिड है तो सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, और उस हिसाब से आपको जरूरी नहीं है कि जस्टिस मिले। अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप इजिली चेंज कर सकते हो, आपको सिक्योरिटी का है ही नहीं। लोगों के पास ना तो सिक्योरिटी होगी ना प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, उनको पता ही नहीं आज ये है कल ये रहेगा या नहीं रहेगा, है ना? तो ये नहीं रहेगा। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक और बहुत अच्छा फीचर ये है कि हमारा ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कि कुछ जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रिजिड हैं, जो रिजिड होने चाहिए थे, कि उनको चेंज करना ज्यादा आसान नहीं है, और कुछ हैं जो फ्लेक्सिबल है, जिनके अंदर आप चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है जिससे और ये शो करता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो काफी सोच समझ के बनाया गया है और एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, ओके। अब जब अथॉरिटी की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी की बात करते हैं, तो उसमें सवाल ये उठता है कि बताओ, आप कैसे कहोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अथॉरिटी सही थी या नहीं थी? मतलब आप कैसे बोलोगे कि जो आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि वो सही है या नहीं है? तो पहला तो आप सवाल खुद से ये पूछ सकते हो कि जिन लोगों ने ये बनाया था क्या वो क्रेडिबल थे, क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है, राइट? दूसरा आप पूछ सकते हो कि क्या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि किसी एक के पास पावर इतनी दे रहा है कि वो दूसरे ग्रुप को सबवर्ट कर दे या दबा दे, या कोई पीछे रह जाए। ठीक है, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को गोल्स एंड एस्पिरेशंस प्रोवाइड कर रहा है, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से चेंजेस कर रहा है? अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है, यानी कि और इनफैक्ट क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लॉज बनाए गए हैं वो जस्ट थे या नहीं थे, तो अगर इन सब का आंसर हाँ है तो यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था। चलिए देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किसने की है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आपको मुझे बताना है कौन से ऐसे हमारे नेशनल फिगर थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। ओके, ये आपके लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आना, फर्स्ट फर्स्ट या नहीं, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी फॉर्मली, शुरुआत में जब वो बैठी थी तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इलेक्ट की गई थी। ठीक है, दिस वाज इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। हमें पता है ना बाद में इंडिया डिवाइड हो गई, पाकिस्तान और इंडिया हो गया। ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो पहली सिटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई है, फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग इसकी हुई है 9 दिसंबर 1946। उसके बाद आप देखेंगे तो इंडिया डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइडेड इंडिया के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और इसके लिए ये रीअसेंबल की गई थी कब? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो भी चेंज हो गए। जैसे आप देखोगे जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस आप इसमें होता है, प्लान बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान बनाया गया था कि कहाँ से कितना कितने लोग होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, आप ये सारी चीजें, अलॉटमेंट कितनी होनी चाहिए सीट्स की, तो ये सब हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली जो प्लान दिया था, जो पहले ब्रिटिश कैबिनेट ने प्लान दिया था ना, कमिटी जो प्रपोज की थी ब्रिटिश कैबिनेट वाली, उन्होंने जो प्लान दिया था, कौन सा प्लान दिया था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कवर करा रही हूँ। कैबिनेट मिशन के हिसाब से ही उन्होंने बनाया था। जैसे यहाँ पर देखोगे इस कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट जो स्टेट था, या आप कह सकते हो जो डायरेक्ट, जो प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, सीट्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोविंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर, और प्रिंसली स्टेट्स थे, इनमें सीट्स अलोकेटेड कितनी थी? वो थी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से।
मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 1:10 लाख, इस तरीके से कि हर 10 लाख लोगों पे एक बंदा होगा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसके हिसाब से जो प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट नहीं, जो प्रोविंसेस थे उनके कितने मेंबर्स हुए, प्रोविंसेस मतलब जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे उनके मेंबर हुए 292, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कितनी सीट्स मिली, 93 सीट्स मिली। जो हर प्रोविंस में सीट्स थी वो तीन मेन कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हर कम्युनिटी में एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली होता था जो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनता था। किस हिसाब से, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आगे आपको इलेक्शंस पढ़ा रही होंगी तब। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया करते थे। मतलब एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी हर कम्युनिटी की, मतलब हर कम्युनिटी ने अपने लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना लिया था और उसमें किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया था। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से। ओके, और यही हम प्रिंसली स्टेट में अगर बात करें तो वहां पर वो बेसिकली कंसल्टेशन करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे कि किसको हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम देखें इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वेट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा पार्टीशन प्लान था 3 जून 1947 का, तो जितने भी लोग वो पाकिस्तान वाले थे वो यहाँ से तो हट गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो आप फाइनली इसमें देखोगे कि जो नंबर था वो 299 हो गया, जिसके अंदर 284 लोग एक्चुअली प्रेजेंट थे। कहाँ पे, 26 नवंबर 1949। क्या इंपॉर्टेंस है इस डेट की, ये डेट आपके प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, आपको बताना है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप। ठीक है, और इन्होंने अपने सिग्नेचर दिए जिसके हिसाब से फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। ओके, अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो डायरेक्टली किसके बाद बना है, पार्टीशन के बाद बना है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रेशर था, बहुत अजीब सी सिचुएशन थी उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ओके, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है या ड्राफ्ट किया है वो सिर्फ आ, उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्राफ्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए था, क्योंकि उनके सारे जो मेंबर्स थे वो यूनिवर्सल सफरेज से नहीं किए गए थे। व्हाट इज यूनिवर्सल सफरेज, वही कि सब वोट दे सकते हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सल सफरेज क्या है कि आप 18 से ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि सब लोगों ने वोट दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इसीलिए उसको बोला जाता है कि आप ट्रू एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, ऑल दो ये मैं बता दूं कि जो असेंबली थी उसमें 26 मेंबर्स थे जो कि शेड्यूल कास्ट से लिए गए थे। ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो ये सिर्फ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अथॉरिटी है ये कहाँ से आई, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव तो थे नहीं। तो ये हम कैसे मान ले कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो हमारे लिए बनाया है और सही सोच के बनाया है, इसकी लेजिटिमेसी कहाँ से आती है, ये सवाल है जो आप मुझे आंसर करोगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनिवर्सल सफरेज से यानी कि सबने वोट नहीं दिया था और उस हिसाब से आपके जो लोग थे वो जो लोग थे वो उसके मेंबर्स थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो आप कैसे, आप रीजन दो कि भाई हम कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा कर ले। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, बस हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ऐसी कोई चीज पूछ ली जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, अगर हम देखते हैं प्रोसीजर की बात करते हैं हम पहले, तो पब्लिक रीजन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर्स में भी
और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर हम बात करें तो वहां पे 8 मेजर कमिटीज थी। 8 मेजर कमिटीज, 8 मेजर कमिटीज थी, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कमिटीज थी। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अंबेडकर। ऑफ कोर्स अंबेडकर, बी आर अंबेडकर को तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मैं बताऊंगी क्यों कहा जाता है। तो यही ये जो कमिटीज थी, इनको इनमें से ही कोई ना कोई हेड करता था। ठीक है, ओके। अब देखिए, अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर, अ, दो चीजें बताना मैं चाहूंगी इस बारे में। अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वाई? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और वहां से जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक थे उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उनको इंडिया में ऐड किया। तो बेसिकली जो मेजर काम था वो किसका था? बी आर अम्बेडकर का था। पहली चीज। दूसरी चीज, बी आर अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी जी के क्रिटिक थे। ठीक है, मेजर क्रिटिक थे, बिटर क्रिटिक आप बोलोगे, बिटर क्रिटिक थे। क्यों? क्योंकि उनको बोलते थे वो कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया है, या आप कह सकते हो ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पटेल और नेहरू हैं, ये डिसएग्री करते थे बहुत सारे इशू पे, बट फिर भी वो सारे एक साथ काम करते हैं, और हर कमिटी एक पर्टिकुलर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार करती है। उसमें और ऐसा नहीं कि सिर्फ तैयार कर रही है, ड्राफ्ट कर रही है, उसमें फिर असेंबली में डिबेट हो रहा है। उसके बाद डिबेट के बाद वो एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं, और उसके बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल ड्राफ्ट में ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से उसको ऐड किया गया था। ठीक है, अब देखिए, आ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है ना, तो उससे पहले बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, नेशनल मूवमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसका ये नहीं है कि आपने कहा कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ गई, उन्होंने सोच लिया अपने हिसाब से और उस हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। ये आपकी ये लाइन स्पेशली मेंशन्ड है। तो मतलब सिर्फ असेंबली का रोल नहीं होता इसमें, इसके अंदर, इंडिया के अंदर जो बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, कि किस हिसाब से लोग रहे हैं, किस हिसाब से लोगों ने स्ट्रगल किया है, ये सारी चीजें भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके हिसाब से, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, कि हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चुने, प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्म चुने। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये सब किसके बेसिस पे आता है? ये जो आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए थे, इनके बेसिस पे आता है। और इसकी जो बेस्ट समरी उन्होंने प्रोवाइड की थी, वो किस में प्रोवाइड की थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारा क्या बन जाता है? रेजोल्यूशन, या आगे चलकर हमारा प्रियम्बल बन जाता है। ठीक है, दिस बिकम्स प्रियम्बल। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर इन्होंने बेसिकली एक तरीके से समरी प्रोवाइड की थी हर चीज की, कि मूवमेंट्स के हिसाब से, जो हमारे स्ट्रगल्स हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसके लिए ना कुछ फंडामेंटल कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, कुछ फंडामेंटल, मतलब कुछ कमिटीज थी जिन्होंने कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स दिए थे, जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बेसिक में आपकी चीजें कुछ लिख देती हूँ, जो बाद में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तो थी ही, बाद में इन्होंने प्रियम्बल में भी इंक्लूड की थी वही चीजें, जैसे कि इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी की बात की, ये कुछ कमिटमेंट्स इन्होंने दिए थे, सॉवरेंटी की बात की, पर्सन को एक आइडेंटिटी मिले इसकी बात की। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको रूल्स एंड प्रोसीजर्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको कुछ मॉरल कमिटमेंट्स भी मिलेंगी, जो गवर्नमेंट को फुलफिल करने चाहिए या फुलफिल करने होते हैं लोगों के लिए। जैसे हम डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें हमने ऐड की है। ठीक है, जैसे अब मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि यही आगे चलकर प्रियम्बल बनेगा, और अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है जिसमें से प्रियम्बल तो पढ़ना ही पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो क्या था कि इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है एंड रिपब्लिक है। अब ये एक एक वर्ड आपको पता होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब, सॉवरेन मतलब एंड रिपब्लिक मतलब। इंडिया इंडिपेंडेंट था क्योंकि अब ब्रिटिश रूल नहीं होगा उस पे। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, कि हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मटेरियल्स के लिए, स्पेशली इंटरनल अफेयर्स के लिए, कोई दूसरा देश हमें आके नहीं बोलेगा कि भाई तुम इसको ऐसे हैंडल करो। ये हमारे पास सुप्रीम पावर है। ठीक है। एंड व्हाट इज रिपब्लिक? दो टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। एक तो रिपब्लिक होता है, दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिपब्लिक इंडिया होगा, हो सकता था, या फिर मोनार्की हो सकती थी। ठीक है। तो रिपब्लिक क्या होता है? जिसमें हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द स्टेट को, हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? आधे लोगों को प्राइम मिनिस्टर लगता है, प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और इसी का उल्टा मोनार्क होता है, मोनार्की। उसके अंदर क्या होता है भाई? हेरिडिटरी चलता रहता है। उसके बाद और क्या प्रोविजंस थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? तो उसके अंदर कुछ और प्रोविजंस थे, जैसे कि इंडिया शैल बी अ यूनियन। ठीक है। हमारा हमारा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ अर्स्ट वाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, एंड इंडियन स्टेट्स आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ यूनियन। मतलब इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इसके अंदर इंडियन स्टेट्स भी आते हैं, जो पहले ब्रिटिश टेरिटरी में इंडियन टेरिटरीज चले गए थे वो भी आते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर भी टेरिटरीज हैं या पार्ट्स है जो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, वो सब आएंगे इसके अंदर, उन सबका यूनियन है। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? टेरिटरीज। तो इट इज सेकेंड इज यूनियन। तीसरा क्या था? टेरिटरीज फॉर्मिंग यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन टू और वेस्टेड इन यूनियन। मतलब अब इन्होंने क्या कर दिया? अब उन्होंने स्टेट लेवल पे भी पावर दे दी है ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे कर दिया? इन्होंने बोला, यहाँ पर इस लाइन से हमें बेसिकली इस फेडरल स्ट्रक्चर का पता चलता है कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी है। कि इन्होंने बोला कि टेरिटरीज जो होंगी, टेरिटरीज के पास पावर्स हैं। ठीक है। पावर्स उनके पास अपनी वो ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, उनके पास पावर है अपने लिए, जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी पावर यूनियन को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, तो उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, बाकी सारी चीजों के लिए आप ऑटोनोमस है। उसके बाद नेक्स्ट जो था इसका, वो था ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। मतलब लोग हैं जो सेंटर है, जितने भी पावर वगैरह है वो सब लोग ही हैं जहां से आपको पावर मिल रही है। ऐसा कोई भी आप पावर या फंक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिसमें आप लोगों के अगेंस्ट चले जाओ या उनके राइट्स को आप इन्फ्रिंज करो। उसके बाद ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड। क्या क्या लिखा था? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब मेंशन्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड, इज और आर मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद फंडामेंटल फ्रीडम, नोट्स बनाते रहना साथ साथ। फंडामेंटल फ्रीडम किसकी? स्पीच की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन। मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, सो दैट व्हेन यू रीड यू हैव सम आइडिया कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है।
जनरली क्या होता है, हम जितने अपने सेंसेस इन्वॉल्व करते हैं ना पढ़ते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त, उतना अच्छे से काम होता है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं लिख भी रही होंगी, मैं बोल भी रही होंगी, ताकि आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो साथ के साथ, राइट। और साथ में नोट्स बना रहे हो तो लिख भी रहे हो, तो आपके ज्यादातर सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और ज्यादा याद भी होगा, ज्यादा दिनों तक भी याद रहेगा। तो कौन से फ्रीडम्स थे? स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, ग्रुप बना सकते हैं आप, एक्शन, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज ऐड की, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एसोसिएशन कर रहे हैं या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लॉ को तोड़ दोगे, या फिर पब्लिक का ध्यान नहीं रखोगे, पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में नहीं रखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप जाके सामने वाले को गालियां देने लग जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से नहीं आया वो, ठीक है। ओके, उसके अलावा इन्होंने और क्या ऐड किया था? वन सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या ऐड किया था इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने ऐड किया था कि जो माइनॉरिटीज होंगी, बैकवर्ड क्लासेस होंगे या बैकवर्ड एरियाज होंगे और ट्राइबल एरियाज होंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस होंगे, बैकवर्ड क्लासेस होंगे, इन सब को आपको सेफ गार्ड करना है, एडिक्वेटली सेफ गार्ड करना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से माइनॉरिटीज की इन्होंने बात की? दे टॉक्ड अबाउट बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, देन depressed and other backward classes, इन सब को आपको सेफ गार्ड करना है। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टॉक्स अबाउट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब आप हमारी टेरिटरी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में इन्होंने लैंड, सी, एयर, हवा, पानी, लैंड, सबकी बात कर ली कि इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। आप हमारी मर्जी के बिना हमारे एरिया में घुस के या हमारे टेरिटरी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. Very important, world peace and welfare of mankind। मतलब इन्होंने शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ही वर्ल्ड पीस की बात की है, पीस की बात की है, शांति की बात की है, लोगों की भलाई की बात की है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया एक्चुअली अपने सॉफ्ट पावर पे रिलाई करता है या यूज करता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले हमला कर देगा बाद में सोचेगा, ठीक है। बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये मेंशन था कि हम पीस पर ध्यान देंगे, वेलफेयर पर ध्यान देंगे, लोगों के वेलफेयर पर ध्यान देंगे, ठीक है। सो आई होप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आपको क्लियर हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था हमने देख लिया है। ओके, सो एक पार्ट और बच जाता है हमारे जो इस 11th क्लास के एनसीईआरटी है उसका। तो वो हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ से बोरो किए गए, ठीक है। सो आई विल टेक अ ब्लैंक पेज अगेन फॉर दैट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ से बोरो किए। मैंने आपको बताया बी आर अम्बेडकर ने अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन देखे और उनको जहां का भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लगा कि भाई ये इंडिया का इंडिया के हिसाब से फिट बैठ सकता है, तो उसको हमने यूज किया। जैसे कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए, एक साइड आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, एक साइड आपको दे देगा कि ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी साइड आपको दे देगा कि यहाँ से ये फीचर्स बोरो किए गए हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरीके से, एक तरीके से ऐसा मान लो जो चीजें होनी चाहिए थी उनके हिसाब से उस टाइम पे कि इंडिया है तो ये चीजें होनी चाहिए, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उसको फॉलो कर सके, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उनको प्रोवाइड कर सके, तो हमने उसको डीपीएसपी में डाल दिया कि आगे फ्यूचर में जब भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम इनको लेके आएंगे। ठीक है, तो वो सारा डीपीएसपी में है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी उठाया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया होगा, आप खुद सोच के देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या सीखने को मिला है आपको। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो सीखा है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से आया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फिर हम बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे नहीं गिवन है, डोंट वरी, लक्ष्मीकांत में ज्यादा गिवन है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये तो आपको 100% याद होने ही चाहिए। ओके, तो चल सबसे पहले कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेजाई फेडरल, या इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। अब हमारे इंडिया में आप देख लो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो जो यूनियन लिस्ट में आता है उस पे लॉज कौन बनाता है, सेंटर बनाता है। जो स्टेट लिस्ट पे आता है उस पे लॉज कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। और जो कंकरेंट में आता है उस पे कौन बनाता है, उस पे मेनली सेंटर के पास ही होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, तो हमारे पास स्टेट्स के पास अपनी पावर है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है। कैसे, जैसे आप खुद सोच के देखो, प्रेसिडेंशियल रूल अगर लग जाए तो जो वहां की स्टेट की मशीनरी है, एक तरीके से इमरजेंसी हो गया स्टेट में, तो स्टेट में आपके पास पावर्स नहीं रहेंगे, अब सेंटर आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस है जहां पे आप देखोगे आसानी से कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। कंकरेंट में भी स्टेट और सेंटर दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर की ही पावर को, मतलब सेंटर के ही डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। तो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल या क्वेज़ी फेडरल बोला गया है। फेडरल गवर्नमेंट है मतलब डिवीजन ऑफ पावर है, कि सेंटर के पास पावर अलग है, स्टेट के पास अलग पावर मिली हुई है, लेकिन सेंटर हमारा स्ट्रांग है। अगर किसी भी एंगल से हमें लगता है कि जो स्टेट है वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। ठीक है, आप उस पर इमरजेंसी लगा सकते हो। तो इसी वजह से सेंटर स्ट्रांग है, इसी वजह से इंडिया में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप अलग, अगर आप स्टेट हैं तो आप अलग अपने आप को नेशन घोषित कर लो और इंडिया से अलग हो जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद जो रेजिडुअल पावर की बात है, जो रेजिडुअल पावर है, ये रेजिडुअल पावर का भी कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये भी आया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वही कि सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है और रेजिडुअल पावर है। ठीक है, रेजिडुअल पावर का भी कॉन्सेप्ट कहां से आया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। रेजिडुअल पावर की बात हम करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, धीरे धीरे करके हम बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए से हमने क्या बोरो किया है। 1 सेकेंड, नेक्स्ट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है। उसके बाद आप देखोगे, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है बट अगर कोई इन्फ्रिंज कर दे तो मैं क्या कर लूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल कहता है,
जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल है वो। जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली अगर आप एक सिंपल सी चीज देख लो, सिर्फ उसी का नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं है। अगर कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले लॉ बनाया जाता है, तो और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो जुडिशियल रिव्यू लगाया जाता है। मतलब जुडिशरी देखेगी कि वो सही है या नहीं है, अगर सही होगा तो उसको पास करने दिया जाएगा, वरना उसको वहीं स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी हमने वहीं से लिया है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है यूएसए से। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? कि जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है और इंडिपेंडेंट है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों किया हमने ऐसा? कि मान लो अगर गवर्नमेंट से लेना देना होता कि विनिंग पार्टी पे डिपेंडेंट है जुडिशरी, अगर मान लो हमने ये कह दिया विनिंग पार्टी पे जुडिशरी डिपेंडेंट, ठीक है, तो उस पे क्या होगा फिर? उस केस में आप देखोगे कि उस डिपेंडेंस की वजह से जुडिशरी हो सकता है पार्शियल हो जाती। ठीक है, कि हम विनिंग गवर्नमेंट के हित में दे देते हैं कि बाद में भी तो हमें काम आएगी, हम जजेस हैं, बाद में जब हम रिटायर कर जाएंगे तो हमें कोई जॉब मिल जाएगी या कुछ और हमारे लिए फायदा होगा। बट ऐसा नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी तरीके का दबाव या आप कह सकते हो इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है, वो अलग ही है। लास्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ये अनरिटन है, मैंने आपको बताया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओके सबसे पहला तो हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। यूएसए में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल है। हमारे पास कौन सा है? पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री में क्या होता है? जो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास ज्यादा पावर्स होती है। ठीक है, इसको इसको प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? ये एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट था। तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि चाहे आप हो या मैं, कोई भी हो, कोई भी लॉ के आगे नहीं है, मतलब लॉ से ऊपर नहीं है। इसका मतलब सुप्रीमेसी होगी लॉ की। लॉ के आगे सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, हमारा आर्टिकल 14 ये क्या कहता है? यही है, रूल ऑफ लॉ का ही एक्सटेंशन है वो। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, लॉ रूल करेगा ना कि इंसान रूल करेगा। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो, अमीर से अमीर इंसान हो, गरीब से गरीब इंसान हो। दूसरा, स्पीकर। हमें पता है ना, जो हमारे राज्यसभा लोकसभा है उनमें स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर और उसका रोल, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद लॉ कैसे बनेगा? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ कैसे बनेगा? कि उसको पास होना पड़ेगा, पहले एक्ट, पहले वो एक एक्ट है, उसको पास किया जाएगा। कौन सा लॉ है जिसको किस हिसाब से पास किया जाना चाहिए, जो प्रोसीजर है पूरा, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है, लेकिन सेंटर स्ट्रांग होगा। ठीक है, सेंटर स्ट्रांग होगा हमारा। उसके बाद रेजिडुअल पावर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ली है कनेडियन गवर्नमेंट से, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर, उसका रोल और लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का पूरा चार्टर हमने उठा लिया उनका। और उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने लिया है उनसे। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वाला। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था तो क्योंकि वो मैंने एक्चुअली एक तरीके से कवर कर ही लिया है, बस वो अलग से टॉपिक है तो मैं वो बता देती हूँ आपको। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अभी आपको पता चलेगा, मैंने कवर कर लिया। क्या है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट? हमारे इंडिया में किस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं बताइए, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है। हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है गवर्नमेंट का?
गवर्नमेंट कैसी होगी हमारी? डेमोक्रेटिक, मतलब लोगों के पास पावर होगी, एटलीस्ट हर 5 साल में तो पावर आ ही जाती है। ठीक है। दूसरा, कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ पीपल, कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचा जाएगा, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अरेंजमेंट है, मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो कैसा है? एक है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब वही, ये लॉ बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो लॉ बना है वो ठीक है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा गवर्नमेंट कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म है, हमने अभी अभी पढ़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पास फेडरल अरेंजमेंट है, डेफिनेटली है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हमारे पास फेडरल अरेंजमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अगर जरूरत पड़ेगी तो सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा। ओके। तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफी ज्यादा क्रिटिक्स भी थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके बारे में आपको लक्ष्मीकांत में गिवन है, एंड अगर एनसीईआरटी में होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, अदरवाइज ऐसे भी मैं कवर कर लूंगी किसी दिन अगर हमें टाइम मिला तो। ठीक है। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है पॉलिटी का, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो, आई विल कम एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर की। So that is it for today's class, guys. Thank you so much for joining in. Have a great evening.